आज हम बात करते हैं पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में। देखिए, पदार्थों की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती है, जैसा कि हम छोटी क्लासों से पढ़ते आते हैं, और वो अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस। इससे पहले हमने आकर्षण बलों के आधार पर पढ़ा था कि कणों के बीच आकर्षण होता है। अब यहाँ उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पदार्थों की अवस्थाएं देखेंगे, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था, ठोस अवस्था के बारे में। देखिए, हम ठोस अवस्था के बारे में बात करें, जैसे मेरे पास ये पेन है और मैं इस पेन को यहाँ रख के इसका आधार बनाना चाहूँ, इसके बाहर एक बाउंड्री बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगी। इसी प्रकार यदि मैं इस डस्टर को लेऊँ, इस डस्टर के बाहर बाउंड्री बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगी। कहने का मतलब है कि जो ठोस होता है उस ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। यानी ठोस पदार्थ क्या होगा, वो होगा जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो, ठीक है। और इसमें खास बात ये रहेगी कि इसमें जो संपीड़न है वो नगण्य रहेगा। क्या रहेगा? नगण्य रहेगा। इस प्रकार उसका आकार निश्चित है, उसका आयतन निश्चित है और संपीड़न नगण्य है, और उसकी जो सीमाएं हैं वो स्पष्ट है, सीमाएं स्पष्ट। ये सब क्वालिटीज किस में होती हैं? ये ठोस के अंदर होती है। अब यदि हम बात करें, थोड़ी इस बात को आगे बढ़ाएं, अपन किसके बारे में बात करें? रबर के बारे में बात करें, ठीक है। तो उसे हम किस प्रवृत्ति में रखें? इसी प्रकार हम चीनी, नमक के दाने हैं, उनके बारे में बात करें, ठीक है। उनकी प्रवृत्ति देखिए अलग है। तो ये अलग अलग पदार्थ होते हैं। चीनी की अलग प्रवृत्ति है, साथ ही साथ रबड़ की अलग प्रवृत्ति है। और हम बात करें स्पंज, हमें पूछा जाए कि इनको किस में रखेंगे? रबड़ को, चीनी, नमक को, स्पंज को किस श्रेणी में रखा जाएगा? देखिए, रबड़ है, हम जानते हैं कि रबड़ है, उसको हम बल लगाकर फैला सकते हैं। बल लगाएंगे, फैल जाएगा, यानी एक बार उसका आकार बदल गया। लेकिन हम जो इसको छोड़ेंगे उसकी अवस्था, उसका आकार वापस है वो का वो आ गया है। तो रबड़ है वो किस में काउंट होगा? वो ठोस ही होगा, क्योंकि उसके आकार में कोई बिना बल के परिवर्तन नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम नमक और चीनी के दानों की बात करें, जब उसको कटोरी में डाला जाता है तो उनका आकार कटोरी जैसा है, गिलास में डाला जाता है तो उनका आकार गिलास जैसा है, थाली में डाल देते हैं तो उनका आकार थाली जैसा है। कहने का मतलब है कि नमक, चीनी ये ऐसी सामग्री है जिनको आप जिस पात्र में डालोगे वो उसी प्रकार का आकार ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ये ठोस ही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो नमक है, चीनी है, उसके क्रिस्टल के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब भी क्या है? ठोस है। अब हम बात करेंगे स्पंज क्या है। देखिए, स्पंज है जब हम उसको दबाते हैं, ठीक है, तो उसमें संपीड़न होता है और वो दब जाता है। लेकिन ऐसा होता है इसलिए कि उसके अंदर की हवा बाहर निकल जाती है, उसके बीच छोटे 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 जो छिद्र होते हैं उनमें हवा भरी होती है, दबाने से वो बाहर निकल जाती है, हवा बाहर निकलने से वो पिसक जाता है। लेकिन हम उसको जो ही छोड़ते हैं वो वापस अपनी अवस्था में ही वापस आ जाता है। इसका मतलब वो भी किस कंडीशन में गिना जाएगा? ठोस। इस प्रकार रबड़, चीनी, नमक, स्पंज ये सब क्या होंगे? ठोस। तो ठोस क्या होंगे? जिनके आकार निश्चित है, जिनके आयतन निश्चित है, जिनकी सीमाएं स्पष्ट है, लेकिन उनमें संपीड़न की स्थिति नगण्य के बराबर है, ठीक है। तो ये ठोस है। अब हम बात करें द्रव की। देखिए, द्रव की बात करें तो हमारी बात आती है किस पर? पानी, तेल, दूध, ये क्या है? ये द्रव है। पानी है, तेल है, दूध है, इनको आप जिस पात्र में डालते हो उसी पात्र का ये आकार ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। यानी जिस पात्र में डाले जाएंगे उसी का आकार ये ग्रहण कर लेंगे, लेकिन इनके आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात
द्रव अपना आयतन नहीं बदलते। मान लीजिए हमारे पास 100 मिलीलीटर तेल है, उस तेल को चाहे हम कटोरी में डाल दें, चाहे हम थाली में डाल दें, चाहे हम गिलास में डाल दें, किसी बोतल या जार में डाल दें, उसका आयतन 100 मिलीलीटर ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, उसका आकार जरूर बदलता रहेगा पात्र के अनुसार, बाकी आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, चाहे हम उसको नीचे डाल दें, फर्श पे डाल दें, तो भी उसके आयतन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। देखिए, जो द्रव्य है उसमें बहाव होता है। ठीक है, द्रव्य में क्या होता है? बहाव होता है, और बहाव की प्रवृत्ति के कारण वो दृढ़ नहीं होते, और बहाव की प्रवृत्ति होती है, दृढ़ नहीं होते, इसलिए उनका आकार बदलता रहता है, और इसीलिए ये तरल रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी खास बात क्या रहेगी? इनकी खास बात ये रहेगी, इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब हम देखते हैं विसरण की प्रवृत्ति। तो द्रव्य के अंदर विसरण की प्रवृत्ति अपन देखें, विसरण का तात्पर्य है मिलना या मिश्रित होना। देखिए, जो द्रव्य है उसके अंदर विसरण की हम बात करें तो द्रव्य के अंदर ठोस का विसरण संभव है। हम हर ठोस की तो बात नहीं कह सकते, लेकिन द्रव्य के अंदर ठोस का विसरण संभव है। जैसे हम नमक के दाने और चीनी को घोलने की बात करें तो दोनों ठोस पदार्थ हैं, द्रव्य के अंदर उनका विसरण हो जाता है, घुल जाते हैं। इसी प्रकार द्रव्य के अंदर हम द्रव्य के विसरण की बात करें तो भी ये संभव है। जैसे द्रव्य के अंदर नींबू रस है, वो घोला जा सकता है, तो ये विसरण भी संभव है। अब हम द्रव्य के अंदर गैस के विसरण की बात करें, किसकी बात करें? गैस। तो द्रव्य के अंदर गैस का विसरण भी होता है, अर्थात द्रव्य के अंदर ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विसरण संभव है, तीनों का विसरण होता है। और गैस के संदर्भ में हम लें तो विशेष तौर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें जल के अंदर घुलती है, और जल में रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ही काम आती है, और उन जल के जीवधारियों का जीवन इसी जल में घुली हुई ऑक्सीजन पर संभव है, अर्थात द्रव्य के अंदर गैस का विसरण संभव है। देखिए, ठोस की अपेक्षा द्रव्य के अंदर विसरण है वो संभव है। अब विसरण या मिलना संभव ज़्यादा क्यों है? क्योंकि द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस से ज़्यादा होता है और उनकी गति अधिक होती है, इसके कारण उसके अंदर विसरण भी संभव। तो अब बात करते हैं अपने गैस अवस्था की। देखो, पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस अवस्था की बात करें तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए, हम लेते हैं 3 सिरिंज। क्या लेते हैं? 3 सिरिंज लेते हैं, और ये सिरिंज लेकर सुई को तीनों के से बाहर निकाल देते हैं। तीनों सिरिंज में से सुई बाहर निकाल दी। अब उसके मुंह को हमने कार्क से, रबड़ बैंड से बंद कर दिया। बंद करके तीनों को डाट लगा दी। पीछे वाला जो पिस्टन है वो पिस्टन हम क्या करते हैं, अब निकाल लेते हैं। यानी ये सुई है, सुई का हमने ये नोक वाला हिस्सा बंद कर दिया, और ये अंदर वाला जो पिस्टन वाला हिस्सा है वो हमने इसे बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हमने एक के अंदर तो हवा रहने दी, दूसरी पिस्टन के अंदर हमने जल डाल दिया, और तीसरी सिरिंज के अंदर हमने क्या डाल दिया? चौंक का बुरादा डाल दिया। तो एक के अंदर हवा है, दूसरी के अंदर जल है, तीसरी में चौंक का बुरादा है। अब हम पिस्टन को वापस में प्रवेश करवाते हैं। ये जो पिस्टन है उसको अंदर धकेलते हैं धीरे धीरे, तो ये आसानी से धकेला जा सके, इसके लिए यहाँ हम कोई चिकनाई लगा देते हैं, वैसलीन वगैरह, ताकि ये पिस्टन जा सके। अब हम दबाते हैं तो देखते हैं कि जिसके अंदर वायु भरी हुई है उस सिरिंज के अंदर पिस्टन चला जाता है, जबकि जल में बहुत धीमी गति है। अगर वो डाट है तो वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, और चौंक है उसमें भी ये काम
नहीं करेगा। तो हमें क्या पता चलता है कि गैस है उसके अंदर एक विशेष गुण अपने को देखने को मिलता है और वो है संपीड़न। ठीक है, तो गैस में संपीड्यता का गुण पाया जाता है और संपीड्यता के गुण के कारण एक बहुत बड़े आयतन के गैस को भी एक छोटे से क्षेत्र के अंदर इकट्ठा किया जा सकता है। तो इस संपीड्यता के कारण ही हम देखिए एलपीजी सिलेंडर भरते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर भरते हैं, सीएनजी के सिलेंडर भरते हैं। यानी गैस का बहुत बड़ा आयतन है, उसको संपीड़ित करके छोटे से सिलेंडर के अंदर भरा जा सकता है और हमारे घर के अंदर इसी आधार पर एलपीजी के सिलेंडर काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस को उसके अंदर संपीड़ित करके भरा जाता है जो द्रवित अवस्था में आ जाती है। इसी प्रकार हॉस्पिटल के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, उसमें संपीड़ित करके अधिक मात्रा की ऑक्सीजन भरी जाती है। सीएनजी वाहनों में जो काम ली जाती है, सीएनजी उस सिलेंडर में भी सीएनजी गैस को संपीड़ित करके भरा जाता है। इनसे क्या पता चलता है, इन सब बातों से ये पता चलता है कि एक बहुत बड़े आयतन को, गैस के एक बहुत बड़े आयतन को एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भर के रखा जा सकता है, अर्थात उसको संपीड़ित करके काम लिया जा सकता है। इससे क्या होता है, उसको लाना ले जाना भी आसान हो जाता है। फिर हम बात करें, देखिए गंध की। गंध के रूप में अपन खाने को लें, अपने घर में खाना बनता है, खाने की गंध है वो हम तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस के कण हैं वो तेज़ गति के साथ गति करते हैं और विस्तृत ज़्यादा होते हैं, उनके बीच गति होती है, स्थान बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो फैलते हुए दूर तक आ जाते हैं और घर में रसोई में बनते हुए खाने की महक सुगंध हमारे पास तक पहुंच जाती है। तो ये सब क्या है, ये विसरण की प्रवृत्ति किस में ज़्यादा है, ये गैस में द्रव और ठोस की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए हमें इसकी गंध मिल जाती है। अब देखिए ये जो गैस है, इस गैस में एक बात और हमें खास देखने को मिलती है कि इसके जो कण है उनमें गति अनियमित होती है और साथ ही साथ वो गति अत्यधिक तेज़ गति से होती है। तो गैस के कणों के बीच अनियमित गति होती है और अत्यधिक गति होती है, जिसके कारण उनका फैलाव ज़्यादा होता है। लेकिन द्रवों के अंदर और गैस ठोस के अंदर ये स्थिति नहीं पाई जाती। अब अनियमित गति और अत्यधिक गति के कारण क्या होता है कि जिस पात्र के अंदर ये गैस डाली जाती है उस पात्र की दीवारों से अनियमित और अत्यधिक गति के कारण ये टकराते रहते हैं और पात्र की दीवारों पर ये एक बल लगाते हैं, वो गैसीय दाब कहलाता है। और इस प्रकार पदार्थ की हम 3 अवस्थाएं देख पाते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस में आकार आयतन उसका निश्चित है, द्रव की बात करते हैं तो उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, और वहीं गैस की बात करते हैं तो ना तो उसका आकार निश्चित है न उसका आयतन निश्चित है, बस उसके कणों के बीच बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है और कण दूर दूर तक अनियमित रूप से अत्यधिक रूप से गति करते रहते हैं। धन्यवाद।